नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। पति पत्नी के प्यार की अनोखी कहानी। मैं मन में सोच रहा था कि ये सुहाग की सेज पर बैठी अपनी किस्मत को रो रही होगी। भगवान इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? किसी को प्यार करने की इतनी बड़ी सजा कैसे मिल सकती है? तभी मैंने जेब से मोबाइल निकाला। हेलो यार, वो मेरी चाबी नहीं मिल रही है, तू कहाँ है? मुझे लगा तू घर पे होगा। मैंने फ़ोन पे अपने दोस्त से कहा था। उसने जवाब दिया, अभी तो बाहर आया हूँ यार। फिर थोड़ा रुक कर बोला, तू तो शादी में गया था ना, वापस आ गया। मैंने अपने सामने खड़ी दुल्हन के लिबास में लदी नजरें झुकाए तलत को देखा और अपने फ़ोन पे कहा, चाबी की ज़रूरत है यार, कुछ बात भी बतानी है तुझे, तू जल्दी आ। उसने कहा आ रहा हूँ कहकर फ़ोन रख दिया। मैंने खुद से ही कहा, यार कहाँ है चाबी? जेब में तो रखी थी। मैंने अपनी सारी जेब खंगाली पर कुछ मुड़े तुड़े पैसों और कुछ कागजों के अलावा कुछ नहीं मिला। जेब खंगालते वक्त जेब से गाड़ी की चाबी गिर पड़ी, जो गिरकर तलत के पैरों के नज़दीक जा पहुंची। मैं झुका और उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो तलत 2 कदम और पीछे हो गई। मैं चाबी लेकर उठा और वापस जेब में रखते हुए बोला, अभी आ जाएगा, वो अपने घर चला गया होगा। तलत इस बात का कोई असर नहीं था। वो तो शायद अभी भी सदमे में थी कि उसकी शादी में ये सब क्या हो गया। वो यहाँ इस घर के लिए तो विदा नहीं होने वाली थी अपने घर से, या ये सोच रही थी कि कैसे यहाँ आ पहुँची जहाँ आना उसने कभी भी नहीं सोचा था। मैं इंतजार कर रहा था अपने दोस्त का। बार बार सीढ़ियों की तरफ नजर जा रही थी, लेकिन रात के इस वक्त कोई आस पड़ोस का भी नहीं दिख रहा था। मेरी नज़र तलत पे गई तो बस एक मासूम से चेहरे वाली, एक सादगी से भरी लड़की दिखी जो दुल्हन के लिबास और श्रृंगार में सजी थी। उसका लाल दुपट्टा उसके माथे तक आकर उसे ढक रहा था। उसकी आंखों में लगा काजल बह गया था उन आंसुओं के साथ जो अभी उन आंखों से बहे थे। सूने हो चुके होठ, जैसे कोई भी लफ्ज अब उनसे बयां नहीं होगा। और कुछ भी था उस चेहरे में, एक आत्मग्लानि सा कुछ। ये ले चाबी। मेरे पीछे से आगे आकर मेरे दोस्त रेहान ने कहा और मेरे सामने एक दुल्हन को देखकर चौंक गया। कुछ बोलता इससे पहले मैंने उसके हाथ से चाबी ली और दरवाज़ा खोलकर फ्लैट में दाखिल हुआ। तलत को बिना कहे बस इशारे से आने को कहा और उसे मैं बेडरूम तक ले गया। बेडरूम में मैंने लैंप को ऑन किया तो कमरे में कुछ रोशनी हुई। उसे बैठने को कहकर मैं बाहर आया तो देखा रेहान दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा था। मैं जानता था उसके मन में आने वाले सवालों को। मैंने उसे अभी नज़रअंदाज किया और किचन से पानी की बोतल लेकर वापस बेडरूम में गया। दुल्हन के सामने पानी रखकर मैंने कहा, मैं बाहर ही हूँ, कुछ भी हो आवाज़ दे सकती हैं आप। मैंने बेडरूम से बाहर आते वक्त बेडरूम के दरवाजे का पर्दा लगा दिया था और रेहान के पास आ गया। उसने मुझे गुस्से से देखा और फिर हैरान होकर बोला, यार तू तो किसी और की शादी में गया था ना, तो ये किसकी दुल्हन है और तेरे साथ क्यों है? मैंने उसे धीरे बात करने को कहा और अपने साथ उसे बालकनी पे ले आया। उसके दोबारा पूछने से पहले ही मैंने कहा, मेरी दुल्हन है, मुझसे शादी हुई है उसकी। वो हैरानी से सर पकड़कर बैठ गया। मैंने कहा, सुन तो, अब सुन ना यार। वो गुस्सा दिखाते हुए बोल रहा था, तेरे से बात नहीं करनी, मुझे बताया भी नहीं, बुलाना ही चाहता होगा, कभी बताया भी नहीं कि कोई गर्लफ्रेंड भी है तेरी।
वो ऐसे ही बड़बड़ा रहा था। मैंने उसे गुस्से से कहा, अबे बात तो सुनेगा, आज जो हुआ वो अजीब था यार, अब कैसे बताऊं। ये कहकर मैंने बालकनी पे हाथ रखकर सामने दूर तक देखा और कहा, वो अलाउद्दीन सर की बेटी है यार। रेहान ने ये सुनकर कहा, अलाउद्दीन सर की बेटी? मैंने उसकी तरफ देखा और हाँ में सर हिला दिया। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखकर कहा, आज उसकी शादी थी ना, तो वो तेरे साथ कैसे? मैंने उसे कहा, सब बताता हूँ, तू अब आराम से सुन कि आज क्या हुआ। सुबह से आज का दिन मैं अपने रोज के उन्हीं कामों में उलझा था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने अलाउद्दीन सर थे। मुझे लगा मिलने आए हैं, तो मैं उनकी खातिरदारी में लग गया। वो गुरु भी थे और पढ़ाई में मेरी बहुत मदद भी करते आए थे। वो खुश थे और मैं भी उनको देखकर खुश था। वो मेरे गुरु जैसे ही तो रहे हैं हमेशा। सब कुछ उनसे सीखा और उनका मनपसंद स्टूडेंट भी रहा था मैं। वो आए थे अपनी बेटी की शादी में आने का इनविटेशन देने। अलाउद्दीन सर ने शादी का कार्ड देकर आगे कहा, आज शाम को मेरे घर पहुंच जाना, ठीक है? मैंने कार्ड देखकर कहा, सर आप आज आए हैं ये कहने? वो बोले, अरे बरखुरदार, बहुत काम था, लेकिन याद था कि तुमको जरूर बुलाना है। एक ही तो बेटी है, कभी मिलो हो उससे के नहीं? मैंने कार्ड पर नाम पढ़कर कहा, तलत? जी नहीं सर, कभी नहीं, मैंने उन्हें देखा भी नहीं है। वो अपना चश्मा उतारकर सामने टेबल पर रखते हुए बोले, अरे हाँ, मैं भी तो भूल ही गया कि जब तुम घर आया करते थे तब वो नानी के घर कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। तुम दोनों का तो सामना ही नहीं हो पाया कभी। वो आगे बोले, खैर आज आओगे तो जरूर मिलना, उससे बहुत बार तुम्हारा जिक्र किया है हमने। वो तो अपना कॉम्परेटर मानती है तुमको। मैंने मुस्कुरा के कहा, कॉम्पिटेटर? मेरी दुविधा को दूर करते हुए वो बोले, जब उसके मार्क्स कम आते थे तो हम उसे यही ताना देते थे कि देखो मेरे स्टूडेंट अयान को, वो तो हमेशा टॉप के मार्क्स लाता है। तो वो बहुत चिढ़ती थी तुम्हारे नाम से। मैंने कहा, तब तो ठीक है, से मिलेगी भी नहीं। सर हंसने लगे और बोले, अच्छा शाम को आ जाना, मुझे अच्छा लगेगा और उसकी शादी के बाद बहुत अकेले हो जाएंगे। तुम होगे तो खुद को संभाल लेंगे। मैंने उन्हें संभालते हुए कहा, सर ये दिन तो बहुत ही खास है, इस तरह उदास नहीं होना चाहिए। वो खुश तो है ना रिश्ते से? वो हंसते हुए बोले, अरे बरखुरदार, आजकल का जमाना अपनी पसंद से सब करता है और हमारी बेटी तलत तो MA कर रही है, तो जिद्दी भी है, तो मानना ही पड़ा हमको। मैंने उनसे कहा, तो आप जानते हैं लड़के को? वो कुछ सोच में पड़ गए और बोले, वही तो थोड़ा सा ख्याल है कि जानते हैं उसे और उसके परिवार को। वो लोग पहचान में थे कभी, लेकिन उसके बाप और हम में थोड़ी अनबन हो गई थी। उसके बाप के खिलाफ केस किया था हमने। वो हमारे साथ एक बिजनेस किया करता था जिसमें उसका घपला सामने आया था। वो ठीक नहीं था तो हमने उसे सजा दिलवाई थी। अब तो काफी साल हो गए। उस वक्त तलत स्कूल में पढ़ा करती थी। रिश्ते के वक्त जब मुलाकात हुई तो वो तो बहुत खुशी से मिला, तो हमने भी बीती हुई बातों पे मिट्टी डाल दी। वो मुस्कुरा कर उठे और जाने लगे। उनके जाने के बाद मैंने कार्ड को खोलकर देखा। उसमें एक तरफ तलत लिखा था और दूसरी तरफ जावेद लिखा था। मैं अलाउद्दीन सर का चहेता स्टूडेंट रहा था। उनके घर जाकर ट्यूशन लेता था। फिर उन्हीं के सिखाने से आज तक एक अच्छी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ, जो मेरा खुद एक सपना था। सर के परिवार में बस वो थे और उनकी बेटी। सालों पहले एक हादसे में उनकी वाइफ का देहांत हुआ था। सालों बाद आज इतने खुश लगे
तो मुझे भी अच्छा लगा उन्हें खुश देखकर। शादी की रात शाम से ही आकर मैं शादी के कामों में लगा था। आने से पहले अपने दोस्त को भी बता दिया था कि मैं एक शादी में जा रहा हूँ, तो वो मेरे फ्लैट में आकर रहे। मैं जब शादी के माहौल में दाखिल हुआ तो देखा कि काफ़ी चहल पहल है हर तरफ, पर सब अनजान चेहरे थे मेरे लिए। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था कि तभी अलाउद्दीन सर ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? मैंने उन्हें अपने अनजान माहौल के बारे में कहा तो वो मुझे लोगों से मिलाने लगे। फिर वो मुझे अपनी बेटी से मिलाने जा रहे थे कि बारात आ गई। बारात के आने की वजह से उस वक्त मैं उनकी बेटी से मिल नहीं सका। मुझे उनके साथ बारात की खातिरदारी के लिए गेट पर जाना पड़ा, लेकिन जो हुआ वो ना ही कभी देखा था और ना ही कभी सुना था। बाराती थे वो बारातियों के नाम पर, यानी बारातियों के तौर पर सिर्फ लड़का और उसके माँ बाप के अलावा कुछ गिनती के लोग थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो शादी के लिए नहीं, लड़ाई करने आ रहे थे। ये सब देखकर बड़ा ही अजीब लग रहा था। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि यहाँ मौजूद हर कोई हैरान था। इधर से अलाउद्दीन सर उनकी तरफ बढ़े और बोले, बेटा ये सब क्या है? उस्मान भाई, आप लोग इस तरह बात क्या है? उस्मान खान जो लड़के का बाप था, उन्होंने सर को जवाब देते हुए कहा, आज आपको मालूम होगा कि भरी महफिल में बदनामी किसको कहते हैं। जैसे आपने हमारे साथ की थी, हमें बदनाम किया था सबके सामने, आज बदला लिया जाएगा उसका। अलाउद्दीन सर के जानने वाले और लोग यहाँ आ गए थे और उन सब ने पूछना शुरू कर दिया कि आखिर बात क्या है। उस्मान जो लड़के का बाप है, आगे कहते हैं कि वो वही कर रहे हैं जो ठीक है। वो अपनी बेइज्जती का बदला बेइज्जती से ले रहे हैं। उतने में ही सर उनके सामने झुककर माफ़ी मांगने लगे और बोले, ऐसा गुनाह मत करो, ये मेरी बेटी का सवाल है। मेरे किए की सज़ा उसे क्यों? वो तो बस बच्ची है। बेटा तुम ही अपने अब्बा को समझाओ कि वो ऐसा ना करे। तुम दोनों तो एक दूसरे को चाहते हो ना, तो ऐसा कैसे कर सकते हो बेटा? सर ने जावेद को भी कहा था। जावेद ने कड़वी जुबान में कहा, जिस आदमी ने मेरे अब्बा के साथ ऐसा किया है, उसकी बेटी से मैं शादी क्यों करूँगा? ये सब तो आज के दिन के लिए सब किया गया था। मुझे आपकी बेटी से कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी वो तो अब आपसे भी ज़्यादा बदनाम हो जाएगी। आखिर उसकी शादी जो टूट रही है, यही सज़ा होगी आपके लिए कि उससे शादी कोई ना करे। फिर कभी कुछ ही देर में ये सारी खबर दुल्हन के खेमे तक पहुंच गई और तलत जो दुल्हन थी वो कुछ लड़कियों के साथ यहाँ आ गई। अपने अब्बा को संभालने लगी वो और उस लड़के से कहती रही कि ऐसा मत करो, ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन वो एक बात भी सुनना नहीं चाहता था और बेशर्मों की तरह उसका परिवार हंसता हुआ जैसे आया था वैसे ही लौट गया। तलत अभी भी अब्बा को संभालने में लगी थी, लेकिन वो खुद भी कहाँ संभल पा रही थी। वो दो तरफ से दब गई थी। एक उसके प्यार ने उससे धोखा किया और दूसरा उसके अब्बा की इज्जत। वो लड़का और उसका परिवार बस यूं ही लौट गए। इस भरी महफिल का मजाक बनाकर एक बाप और उसकी बेटी को दुनिया के सामने शर्मिंदा करके सब बुत बने खड़े ये सब देखते रहे। आखिर करता ही क्या कोई? ये सब होते सिर्फ फिल्मों की कहानियों में देखा जाता है, लेकिन असल जिंदगी में ये सब हो तो वो लोग क्या करें? जो लोग शादी में सिर्फ खाने पीने नाचने गाने के लिए आते हैं,
कोई भी इसके लिए तो तैयार होकर नहीं आता ना। मैं अलाउद्दीन सर के पास गया और उन्हें संभाल कर एक कुर्सी पर बैठाया। तलत को कुछ लड़कियां अपने साथ आदमियों के बीच से लेकर वापस अपने खेमे में चली गई। सब खामोश थे। मैं, सर और बाकी लोग। फिर ठंडी आहें भरकर कुछ लोगों ने आपस में बातें शुरू कर दी। कोई सर की बेटी पे उंगली उठाता तो कोई उस लड़के पे। ये सब देखकर सर और भी परेशान हो गए अपनी बेटी के लिए। तभी एक शोर की आवाज़ दुल्हन के खेमे से आने लगी, जिसकी तरफ सब भागे। वहां पहुंचे तो देखा तलत, जो दुल्हन थी, वो खुद को मारने पे तुली थी। खुद को जलाने के लिए माचिस हाथ में लेकर खुद को जला देना चाहती थी। उसे देखते ही सर उसकी तरफ दौड़े और अपनी बेटी को संभालने लगे। उसे ऐसा करने से रोकते हुए बोले, अगर तू ऐसा कर लेगी तो मेरा क्या होगा? ये सब जो हुआ है उसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है बेटी। जिसके जवाब में कांपते होठों से तलत ने कहा, क्या करें अब्बा, हमारी वजह से आपकी कितनी बदनामी हो रही है। ऐसा क्यों हुआ अब्बा? हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, फिर हमारे साथ क्यों? कुछ देर सर अपनी बेटी को संभालते रहे। फिर कुछ देर बाद अलाउद्दीन सर इस माजरे पर कुछ लोगों के साथ बातें करने लगे। काफ़ी देर वो कुछ सोचते रहे। मैं भी मौजूद था वहाँ। वो मेरे पास आए और बोले, बेटा तू ये सब सुधारेगा जो आज बिगड़ गया है। मैं एक अजीब कश्मकश में आ गया था इस सवाल पर, लेकिन फिर भी मैंने कहा, सर आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया। वो मुझे समझाने के लहजे में बोले जैसा हमेशा समझाया करते थे। वो बोले, किस्मत में जो होना था वो तो हो गया, अब सब पहले जैसा तो नहीं हो सकता है, तो जो हुआ उसे भूलकर पीछे छोड़ना ही ठीक है। अभी हमारी सबसे बड़ी परेशानी हमारी बेटी को हुआ गम है, जिसे इतना सदमा हुआ है कि देखा ना अभी वो क्या करने को तैयार थी। उसे संभालने के लिए कोई चाहिए और अब सिर्फ एक तुम ही हो बेटे, जो उसकी बची हुई जान को बचा सकते हो, वरना वो टूट जाएगी। मेरे कंधे पर हाथ रखकर सर ये सब बोल रहे थे। मैं अजीब दुविधा में था। मैंने उनसे पूछा, लेकिन ऐसा कैसे होगा सर? वो बोले, ये सब जो भी हुआ इसका बहुत ही गहरा असर होगा तलत पर। वो आगे कभी किसी पर भी भरोसा करने से डरने लगेगी। हम चाहते हैं कि तलत आज शादी करे। यहाँ मौजूद लोग शादी देखने के बाद ही जाए। आज तलत इस घर से विदा हो और तेरे साथ चली जाए। ऐसा होने से मुझे ये भरोसा रहेगा कि उसका ख्याल रखने के लिए कोई और भी है हमारे जैसा। मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, लेकिन सर ऐसे हालात में वो मुझे जानती नहीं है, पहचानती भी नहीं है। हम कैसे? सर ने मेरी हिचकिचाहट को समझते हुए कहा, तुमको हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। वो भी जानती है कि तुम कैसे हो और तुम दोनों एक दूसरे से भले ही अनजान हो, लेकिन आज के बाद एक दूसरे को जानने में कोई परेशानी नहीं होगी। तुम बस ये समझना बेटा कि तुम एक बेबस बाप का सहारा बन रहे हो। कुछ ही देर में सब कुछ फिर से तैयार किया गया। एक गम से भरे महफिल पर एक थोड़ी खुशी का साया डाला जा रहा था। सर ने तलत से बात की और उसे फिर से दुल्हन बनाकर महफिल में ले आए थे। शादी तो होने लगी, बस इस शादी के नाम का कोई भी कार्ड किसी के भी पास नहीं था। कुछ ही देर में कुछ लफ्ज मेरे मुंह से निकले, जी कबूल है, जिनको दुल्हन ने भी कांपते होठों से दोहराया। जैसा सर ने कहा वैसा ही हुआ। शादी देखने आए लोग शादी देखने के बाद ही गए। दुल्हन विदा होनी थी, वो भी हुई। बस जिस घर में उसे जाना था वो
घर हर तरह से उसके लिए अनजान था और अनजान ही था वो शख्स जिसके उसका हाथ थामा था। जाते वक्त सर ने कुछ बातें कही मुझसे। दुल्हन गाड़ी में बैठी थी। मुझे जाने की इजाज़त मिली तो कार को शुरू करके मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाया। गाड़ी शुरू में धीरे और फिर तेजी से रास्ते पर दौड़ने लगी। कुछ वक्त गाड़ी में यूं ही खामोशी का अफसाना बना रहा। मैंने तलत की ओर देखा। वो बस खूबसूरत साई सी लगी जिस पर रास्ते में पड़ने वाली स्ट्रीट लाइट की रोशनी पड़ रही थी। वो दुखी थी, संजीदा थी और उसके होठों पर एक भयंकर खामोशी। कुछ देर बाद हम मेरे फ्लैट की बिल्डिंग के नीचे पहुंच चुके थे। मैं गाड़ी से बाहर आया और तलत से बोला, हम पहुंच गए हैं। मेरे लहजे में बहुत सारी हिचकिचाहट थी। तलत को साथ लिए जब मैं 5वीं मंजिल पे पहुंचा अपने फ्लैट के सामने, तब फ्लैट बंद देखकर अपनी चाबी ढूंढने लगा। चाबी नहीं मिली तो तुझे फोन किया। अब रेहान सब समझकर बोला, उससे कभी मिला नहीं पहले या कभी देखा हो? मैंने कहा, नहीं यार, कभी मौका ही नहीं मिला। उसने मेरे गले लगकर कहा, खैर सब छोड़, अब तू शादीशुदा है यार। ठीक है, बस इतना याद रख, कुछ रिश्ते ऐसे ही अनचाहे होते हैं। ज़्यादा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वो जाने लगा तो मैंने उसे यूनिवर्सिटी में मेरी कुछ दिन की छुट्टियों के लिए बोलने को कह दिया। वो बोला, ठीक है, उसकी फिक्र मत कर, अभी बस जा दुल्हन को देख, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। ठीक है, मैं कल आता हूँ। मेरा दोस्त रेहान अब जा चुका था और फ्लैट में बस मैं था और मेरी एक अजनबी दुल्हन। रेहान के जाने के बाद मैं बेडरूम की तरफ बढ़ा और दरवाजे पे दस्तक देकर अंदर गया। वो वैसे ही दुल्हन बनी बैठी थी। कमरे में ज़्यादा अंधेरा ही था। मैंने उससे पूछा, कुछ चाहिए? मैं कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ, आपके लिए भी बना दूँ? उसने कुछ कहा नहीं तो मैं 2 कप कॉफ़ी बनाकर ले आया और एक उसे देते हुए बोला, रात में कॉफ़ी पीना कोई बुरी आदत नहीं है। उसने मेरे हाथ से कॉफ़ी लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने उसके मेहंदी लगे हाथों को देखा। कमरे में जल रहे लैंप की रोशनी में उसका चेहरा मेरे सामने आ गया। वो एक कोमल सी ओस की बूंद की तरह लगी, जिसके जैसा मासूम और कुछ भी नहीं होता, जो बस सुबह की किरण में पत्ते पर गिरी चमकती एक मोती सा लगता है। जाते वक्त मैंने कहा, अब्बा से बात कर लो, उन्हें भी अच्छा लगेगा। ये कहकर मैंने फ़ोन लगाकर उसे दे दिया और खुद बाहर आकर बैठ गया। कमरे से तलत की आवाज़ आ रही थी, थोड़ी गुनाहों के बोझ के नीचे दबी हुई आवाज़, जिसमें आत्मग्लानि के अलावा ढेर सारा पछतावा झलक रहा था। मेरा घर जो कल तक एक बैचलर का था, अब यहाँ इस तरह से कोई आ गया था जो मेरे साथ ही रहने वाला था। सर ने कहा था कि हमें थोड़ा वक्त लगेगा एक दूसरे को अपनाने में। कुछ देर हुआ तो मैं बेडरूम की तरफ बढ़ा। अब तलत के फ़ोन पे बात करने की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने बेडरूम का पर्दा हटाने के लिए हाथ बढ़ाया तो एक पल को सहम सा गया, क्योंकि मेरा हाथ किसी से टकरा गया था। वो तलत का हाथ था। वो भी उसी तरह पर्दा हटाकर बाहर आ रही थी। एक पल वो भी रुकी, फिर मुझे सामने देखकर उसने फ़ोन मुझे दे दिया। वो अंदर वापस बेडरूम में गई तो उसके पीछे मैं भी आ गया। मैंने उससे पूछा, सब ठीक है ना? वो मेरी तरफ मुड़ी तो उसके हाथों की चूड़ियां खनकी। उसका चेहरा मेरे सामने था। कुछ सूखे आंसुओं के निशान उसके गालों पर थे। उसने दबी हुई आवाज़ में कहा, अब्बा अकेले हैं, वो परेशान भी हैं। तलत की आवाज़ उसके होठों से ना आकर उसके मन की गहराई से आ रही थी।
तभी तो मुझ तक आने में उस आवाज ने कुछ वक्त लिया था। मैंने उसे कहा, आप परेशान मत हो, मैं उन्हें यहाँ ले आता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा और लोगों के बीच जो बातें रह गई थी वो बातें कर सकेंगे वो। मैं बेडरूम से बाहर आया और चाबी लेकर जाने को हुआ तो पीछे मुड़कर एक बार मैंने बस ऐसे ही देखा, तलत पर्दे को हाथों से पकड़े बेडरूम के दरवाजे पे खड़ी थी। मैंने उसकी तरफ फोन बढ़ाते हुए कहा, बस अभी आया, थोड़ी देर में, थोड़ा इंतजार करिए। जाने में और अलाउद्दीन सर को लाने में आधा घंटा ही लगा। वो घर आकर तलत से मिलकर खुश हुए, उससे बहुत सी बातें की। फिर जब मैं बीच में ही उठा तो तलत भी उठ गई। मैंने उसे उठता देख कहा, आप लोग बैठिए, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। तलत ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, नहीं आप क्यों, हम दोनों ही चुप हो गए। अब तक कुछ नहीं कहा था, एक शब्द भी नहीं एक दूसरे से। और अब्बा के लिए चाय बनाने की उसकी आदत ने हम दोनों को थोड़ा असहज सा कर दिया था। अब्बा सब समझकर बोले, अरे रहने दो, इतनी देर रात चाय, कोई जरूरी नहीं है, तुम दोनों से हमें बात करनी है, बैठो। सर ने हमसे कहा, अब किस तरह से ये सब हुआ है वो सब भूल कर जाओ दोनों और आगे का सोचकर चलो। तलत, तुम्हारे लिए कभी हमने कोई जबरदस्ती नहीं की, किसी भी चीज में नहीं, लेकिन शायद आज तुम्हें लगा हो कि जो हमने किया वो गलत था, तो बेटा उस पल जो हमें सही लगा वो हमने किया। अगर ऐसा नहीं करते तो शायद जिंदगी भर तुम्हें फिर दुल्हन बना देखने को तरस जाते। जो होना था हो गया बेटा, लेकिन अब तुम ऐसे शख्स के साथ हो जो भले ही अनजान ही हो, लेकिन हम जानते हैं वो तुम्हारी फिक्र वैसे ही करेगा जैसे हम करते हैं। बस तुम्हें कोशिश करना है कि तुम इस रिश्ते में अपना हिस्सा दो। अकेले कोई भी रिश्ता आगे तक नहीं जाता, तुम तो दोनों को ही साथ होकर इसे आगे ले जाना होगा। कुछ देर बाद अनजान की आवाज आई तो तलत ने अपने सर पर ओढ़ा दुपट्टा और आगे किया और पूरे सर को ढक लिया। मैं उस पल बस उसे देखता रहा जब तक अनजान पूरी नहीं हुई, तब तक नींद से भरी उसकी आंखें जो हर बार पलक झपकने पर वापस खुलने से इनकार कर रही थी, उन्हें थोड़ा जोर देकर तलत खोले रखती देख रहा था मैं उसे। अनजान होने के बाद अलाउद्दीन सर लौट गए, कुछ और न सही देकर। उनके जाने के बाद तलत बेडरूम में जाकर सो गई और मैं इतना थका हुआ था कि बिना कुछ और किए बाहर सोफे पर ही सो गया। करीब 11 बजे सुबह मेरी नींद खुली, शायद अब भी नहीं खुलती अगर दरवाजे पे खड़े शख्स ने डोरबेल को इतनी बार ना बजाया होता तो। मैं आधे मन से उठ ही रहा था कि मैंने देखा तलत किचन से बाहर आई और दरवाजे तक जाने लगी। ये देखकर मैं सोने का नाटक करने लगा। मैं देखना चाहता था कि वो दरवाजा खोलकर उस शख्स से क्या कहती है। तलत ने दरवाजा खोला और सामने रेहान था। उसने तलत को पहचान लिया था। उसने मेरी तरफ देखा कि कैसे मैं सोफे पे सोया हूँ। वो अंदर आते हुए बोला, अभी तक उठा नहीं, और मेरे पास आकर मुझे उठाया। मैं उठा और तलत को देखने लगा। उसने वापस किचन में जाते हुए कहा, पहले नाश्ता कर लीजिए आप लोग। रेहान ने कहा, हाँ भाभी, बहुत तेज की भूख लगी है। तलत के किचन में जाने के बाद मैंने रेहान को मारते हुए कहा, क्या कहा अभी? उसने कहा, यार अब तेरी शादी हुई है तो तेरी बीवी मेरी भाभी ही हुई ना। वो हंसने लगा ये कहकर, समझा कर यार,
प्यार इतना आसान नहीं है। ये सब जो हुआ है थोड़ा वक्त लगने वाला है। मैं रेहान से कहता हुआ हाथ मुंह धोने वॉशरूम चला गया। वापस आकर देखा तो टेबल पर रेहान नाश्ता शुरू कर चुका था। दोस्तों, क्या तलत और उसके पति की जिंदगी पटरी पर आ पाएगी या फिर तलत अपने पहले बॉयफ्रेंड के साथ जिंदगी बिताएगी? देखने के लिए देखिए इस कहानी का पार्ट 2। थैंक यू सो मच।